एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतल्लिक़ काज़ाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। रुकन मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। यकीन है कि काज़ाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बाहमी रवाबित के जरिए एशिया में इक़्तिसादी ताउन और सलामती को नई समत देगी। दुनिया को तवानाई और खुराक की बढ़ती कीमतों के बायस कसाद बाजारी का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत बढ़ा दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ऑडियो लीक्स पर JIT कायम हो चुकी है। इमरान नियाजी के अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। फॉरेन फंडेड फितना सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ बोलता है। इस शख्स ने सियासत को कारोबार बनाया। अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेता है और झूठा बयानिया बनाने की भोंडी हरकतें करता है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म और इत्तेहादी हुकूमत ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूंगा। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए जा रहा हूं। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं, इसके बाद इन्हें खैर बात कह देंगे। पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, तवक्को है पाकिस्तान संभल जाएगा और चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की निजी TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। इमरान नियाजी के स्याह दौर में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। हमें बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस शख्स ने बैरूनी साजिश का ड्रामा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वजीर रेलवे साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। फॉरेन फंडेड इमरान नियाजी अपने घिनौने मकासद के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है। आवाम पूछ रहे हैं कि नियाजी ने सैलाब ज़दगान के नाम पर कितनी रकम इकट्ठी की और वो कहाँ गई। लोग जानना चाहते हैं कि ये रकम कहीं रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रही। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीका पाकिस्तान के साथ दरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है जो जमहूरी तरीके से मुंतखब की गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और मईशत समेत बहुत से मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। तर्जुमान महकमा खारिजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। 2023 में आलमी कसाद बाजारी का खदशा। खुराक और ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी। अमेरिका, चीन और यूरोप की मईशतें इंजमात का शिकार रहेंगी। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूरोप के लिए मौसम सरमा बदतरीन होगा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। ओपेक ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी का ऐलान। अमरीका का तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करने का फैसला। तेल की पैदावार में कमी से रूस को फायदा हो गया। वक्त आ गया है कि रियाज वाशिंगटन ताल्लुकात अमरीकी कौमी मफाद में होने को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस। सेमुल्की क्रिकेट सीरीज न्यूजीलैंड की बांग्लादेश को 48 रन से शिकस्त। कीवीज के 208 रन के जवाब में बंगाल टाइगर्स मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों से 160 रन बना सके। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। No, that's not wide enough. सहमुल्की T20 क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान अपना आखिरी लीग मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर जबकि बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। Masood down the ground. Might not have enough. Catch it. Goes after center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ
एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दामात पर सरबराह इजलास में शिरकत के लिए काज़ाख्स्तान रवाना हो गए हैं। काबीना अरकान और आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म सीका सरबराह इजलास से खिताब में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुल्कों के दरमियान बातचीत, अफ़हाम व तफ़हीम और ताउन की अहमियत को उजागर करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। तफसील आगा मसूद खालिद से। एतमाद साजी और रवाबित के फरोग के लिए कायम सीका की तंजीम 27 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। सीका बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 1992 में कायम हुई। इस तंजीम का मकसद बर्र-ए-आज़म एशिया के मुल्कों में अमन सलामती और समाजी और मुआशी तरक्की को फरोग देना है। पाकिस्तान इस तंजीम के बानी अरकान में से है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में छठे सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 13 अक्टूबर को सीका सरबराह इजलास से खिताब भी करेंगे। सीका के मकासद पाकिस्तान के एशियाई मुल्कों के साथ इक्तसादी और तिजारती रवाबित के फरोग से हम आहंग हैं। वज़ीर आज़म अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे और इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इन मुलाकातों में रुकन मुल्कों के दरमियान रवाबित, बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सीका बाहिमी ताउन के जरिए इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के मकासद का एक अहम प्लेटफॉर्म है। तंजीम, मईशत, माहौलियात, इंसानी वसाइल और सलामती समेत 5 जहतों में रुकन मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीका सरबराह इजलास में शिरकत इस बात की मज़हर है कि पाकिस्तान एशियाई मुल्कों में इक्तसादी और मवासलाती राब्तों का फरोग चाहता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया की तवानाई और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के बायस कसाद बाजारी का सामना है। ऐसे वक्त में मुल्कों के दरमियान करीबी रवाबित और शराकत दारी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। काज़ाख्स्तान के शहर आस्ताना में होने वाली छठी सीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवानगी से काबल अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि सीका बाहमी रवाबित के जरिए एशिया में इक्तसादी ताउन और सलामती को नई समत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाली कुदरती आफात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत को और भी बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत के साथ साथ तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के अज़्म का इआदा किया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि वह हर मुश्किल हालात में हुकूमत के साथ खड़े हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी मलिक अहमद और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ऑडियो लीक्स पर JIT कायम हो चुकी है। ये इमरान खान के अदालत नहीं, जेल जाने का वक्त है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जवाबदेही के बजाय झूठ, मुनाफिकत और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेना इस शख्स का वतीरा है। आवाम इस फितने की गुमराही से बचे। वक़ार हैदर की रिपोर्ट देखिए। जो मैं टेलीफोन करता हूँ, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो। ये था वो शख्स जिसने साइफर की कहानी घड़ी, सियासत में मंडी लगाई और अब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अदालत जाने का कह रहा है। ये अदालत नहीं, जेल जाने का वक्त है। ये कहना था वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का। ये ऑडियो लीक क्यों हो रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी हुई थी। ये उनके बयानिए का हिस्सा था। वो कहते थे ऑडियोज को रिकॉर्ड करो, वजीर आजम की ऑडियो होनी चाहिए। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है। ये कह रहा है कि मैं अदालत जा रहा हूँ। अगर अदालत जाएंगे तो मेरा मशवरा ये है, एब्सोल्युटली फ्रॉड, पहले JIT में जाएं, क्योंकि अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा, शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत थे तो 4 साल मुल्क पर काबिज रहने वाले ने अदालतों में पेश क्यों न किए। उन्होंने कहा, इमरान खान के अपने सदर ने उसे झूठा करार दे दिया है। आपने केसेस भी बनाए, जेलों में भी डाला, इन्वेस्टिगेशंस भी की, अदालतों में लेकर गए, अदालतों के अंदर सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर बेल्स हुई, सुरखरू हुए। आज तुम A1 फील्ड की ये जो दिखाते हो वीडियोस, मरियम नवाज, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा दिमागी जो दिमाग का के ऊपर जो असर है, ये उसको जाहिर करता है कि तुम कितने खौफ में मुब्तला हो। क्योंकि हर रोज़, जैसे मैंने पहले कहा था, कि हर सबूत एक थप्पड़ होता है, सिर्फ महसूस करने की बात होती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, धरनों को महफूज बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रेस रिलीज जो हमने कैबिनेट मीटिंग में की है कि कितने करोड़ों का खर्चा आता है, ये वो एक्सपेंस है जिससे जो स्कूलों पे लग सकते हैं, जो अस्पतालों पे लग सकते हैं, जो फ्लड्स पे लग सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स पे लग सकते हैं, वो इस वक्त इस्तेमाल एब्सोल्युटली फ्रॉड, फितने की, झूठे की वजह से वो ये धरने की मैनेजमेंट में लगेंगे, लॉन्ग मार्च की। उन्होंने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पूरी तहकीकात के बाद आईन व कानून के मुताबिक इकदाम उठाए जाएंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और अमन अमान से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। इजलास में PTI के विफाक पर मुमकिना चढ़ाई के हवाले से हिकमत अमली पर गौर हुआ। शुरका ने विफाक पर मुमकिना हमले की सूरत में आइन और कानून की मुकम्मल पासदारी करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी जमात की तरफ से विफाक पर चढ़ाई के गैर कानूनी इक़दाम को रोकना सूबाई हुकूमतों की आइनी जिम्मेदारी है। तमाम IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासत को किसी गिरोह या मुसल्लह जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। विफाक और सूबाई इकाइयाँ मिलकर गैर आइनी इक़दाम को रोकने की पेशबंदी करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है और किसी सियासी गिरोह या जमात को रियासती निज़ाम मफलूज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि किसी भी जारहियत के खिलाफ रियासत का तहफ़्फ़ुज़ सरकारी मुलाज़मीन का फ़रीज़ा है। तमाम चीफ सेक्रेटरी यकीनी बनाएं कि कोई सरकारी मुलाजिम विफाक पर चढ़ाई के किसी इक़दाम या मंसूबे का हिस्सा न बने और विफाकी हुकूमत की तरफ से तलब किए गए वसाइल और नफरी फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म और इत्तेहादी हुकूमत ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूँगा। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं, इसके बाद इन्हें खैर बात कह देंगे। उन्होंने कहा कि पेरिस क्लब नहीं जाएंगे, तवक्को है पाकिस्तान संभल जाएगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी कोई हमारी को मेजर चीज उनके साथ हमने कोई दोबारा रीनेगोशिएट नहीं करना। जो माजी की हुकूमत ने जो मेजर उनके जमाने में प्रोग्राम था उसको हम इम्प्लीमेंट करके IMF को हम सेटिस्फैक्टरली मुकम्मल भी करें सेकंड टाइम तारीख में पाकिस्तान की, और उसके बाद उनको खुदा हाफिज भी कहें। पाकिस्तान के हवाले से ये बात चल रही थी कि हम पाकिस्तान में पेरिस क्लब में जाएंगे और जो हमने उनसे कुछ फैसिलिटीज ली हुई हैं, जो हमने उनके पैसे देने हैं, उसको रीशेड्यूल करवाने का प्लान था। मैंने फैसला किया आने के बाद कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं कि आप जब पेरिस क्लब जाते हैं तो फिर आपकी ऑब्वियसली जो क्रेडिबिलिटी है वो शेक होती है, और जो दूसरे आप यानी अदारों से डील करना चाहें तो वो भी रिलक्टेंट होते हैं। जो आपका रुपए की रीवैल्यूएशन हो रही है, ठीक, इसकी कदर बेहतर हो रही है, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपकी जनरल इन्फ्लेशन पे। आपने अब तक 2 हफ्ते में 1 रुपया दिए बगैर आपने करीबन 2400 अरब जो है आपके पब्लिक डेट जो हुकूमत पाकिस्तान ने वापस करने हैं, एक्सटर्नल अकाउंट जो लोन्स हैं, उसमें 2400 अरब की कमी आ गई है। तो ये उसका इम्पैक्ट हर चीज पे आना है। तो लेकिन एक टाइम लैग होता है। आज जो चीजें हो रही हैं, जाहिर है कि आज जब नेक्स्ट शिपमेंट्स आएंगी और रुपया उस वक्त जो रेट होगा उसका इम्पैक्ट होगा, तो ये चीजें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में इसहाक डार के ज़ामिनों के ज़मानती मचलके मंजूर कर लिए हैं। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने की बिना पर ड्यूटी जज आजम खान ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने इसहाक डार की आज अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। गुज़श्ता समाअत पर इसहाक डार के वकील ने अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। केस की आइंदा समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی طرف سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ کیا پیش رفت ہوئی ہے اس اہم کیس میں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر آج سماعت کی گئی ہے اور یہ سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین پر ممنوعہ ذرائع سے فنڈ حاصل کرنے اور انہیں پاکستانی آئین و قانون کے خلاف استعمال کرنے کے حوالے سے الزامات ہیں۔ عمران خان کی طرف سے حفاظتی ضمانت کی درخواست کی گئی ہے اس کیس میں، اور اسی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے، اور یہ سماعت کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے۔ آج کے اس کیس میں سماعت کی کارروائی کا کیا احوال ہے، اسی پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے عمران منصب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران منصب، کہیے گا کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں آج کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جو سماعت ہے، اس پہ کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا کہنا ہے عدالت کا؟ دیکھیں جی، عمران خان کے خلاف جو ممنوع فنڈنگ کیس کل ایف آئی اے کی جانب سے درج کیا گیا ہے، اس میں حفاظتی ضمانت کے لیے عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اس میں جو ہے کہا گیا ہے عدالت عمران خان کے وکلاء کی جانب سے کہ عمران خان کچھ دیر میں پیش ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے عدالت نے وقت دیا تھا، 30 منٹ کا وقت دیا تھا کہ استدعا کی گئی تھی کہ 30 منٹ میں عمران خان پیش ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ کی جانب سے سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں اور انتظار حسین پنجوتا ہیں جو عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا سلمان صفدر کا کہ مقدمے میں شامل 2 لوگوں نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں مگر ضمانت دی جائے۔ اس کے بعد جج نے استفسار کیا کہ آپ کے خیال میں کیس کس عدالت میں ہے، تو سلمان صفدر کا یہ کہنا تھا کہ کیس بینکنگ کورٹ کا ہے یا اسپیشل سینٹرل کورٹ کا ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت نے جو ہے عمران خان کو یہ وکلاء کو وقت دیا ہے، ان کو یہ کہنا تھا۔ اس کے علاوہ آج جب یہ حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تو رجسٹرار آفس کی طرف سے 3 اعتراضات بھی جو ہے ان کی درخواست پر عائد کی گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ عمران خان نے بایو میٹرک نہیں کرائی، اور دوسرے یہ کہ ایف آئی آر کی غیر مصدقہ نقل لگائی گئی، اور تیسرا یہ کہ خصوصی عدالت میں جانے سے پہلے یہ کہا گیا اس میں اعتراض میں کہ ہائی کورٹ پہلے کیسے آ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے ابھی کیس کی سماعت میں وقفہ ہے، اور عمران خان کو وکلاء کو وقت دیا گیا ہے، اور یہاں انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر عدالت پہنچتے ہیں تو پھر اس کی پر مزید کارروائی ہوگی۔ جی بہت شکریہ عمران منصب آپ کا ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی طرف سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر آج سماعت ہوئی، جس پر ہمارے نمائندے عمران منصب ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ان پر مقدمے بنائے گئے، ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان نے بیرونی سازش کا ڈرامہ کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان کے جھوٹے سائفر ڈرامے سے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان میں ہمت ہے تو آڈیو لیکس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے۔ خان صاحب نے اپنے گھٹیا اقتدار کے لیے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی انٹرنیشنلی کوشش کی، اور ایک سازش کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ بھانڈا پھوٹ گیا۔ ان کی ریکارڈنگز بھی سامنے آ گئی ہیں جنہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب جائیں نا اس کو اپنے یہ جو ان کی آ رہی ہیں آڈیوز، ان کو اب ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے؟ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ اب جلسوں میں جانے کی بجائے اداروں میں جاؤ نا لے کے، ان کو دعوے نہ کرو، جاؤ، کیونکہ پتہ میں جھوٹا ہوں اور ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہوں۔ اور وہ اب تو جو ان کے ممدوح ہیں صدر صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ سازش ہوئی تھی۔ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ ایک شخصی آمریت ہے پی ٹی آئی میں، عمران کی کوئی بولتا نہیں ہے اس کے آگے۔ تو سارا جھوٹ تھا، عمران کی ساری سیاست جھوٹ پہ قائم ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق قازقستان میں کانفرنس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف قازقستان روانہ ہو گئے ہیں۔ اسی پر ہم مزید بات کریں گے کہ سیکا کی کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد صاحب نے۔ عاصم صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔
सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू पाकिस्तान टेलीविजन। फरमाइएगा कि सीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो काज़ाकिस्तान रवाना हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, अगराज़ व मकासद क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म साहब कज़ाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। ये छठा समिट कॉन्फ्रेंस है, इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माइयर्स इन एशिया, जो सीका के नाम से पहचाना जाता है। और इसकी अहमियत इस तनाज़ुर में हम देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि रीजनल और ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त बड़ी टेंशन का शिकार है और एक किस्म का एक अनहेल्दी कंपटीशन है। तो उसमें ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके अगराज़ो मकासद में ये शामिल है कि जो मेंबर ममालिक हैं एशिया के, उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाए, जिससे जो खित्ते के और जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अमन और सलामती और तरक्की के जो मकासद हैं, उनको हल करने में एक आसानी हो। तमाम ममालिक मिलकर एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, विन विन सॉल्यूशंस की बेसिस पे एक दूसरे के साथ ताउन करें, इंटरेक्शन बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, उसमें हमारे जो मकासद हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर का ये जो विजिट है, इसको मज़ीद फ़रोग़ फराहम करेगा। ठीक है, अगराज़ व मकासद पर तो आपने रोशनी डाली है। ये भी बताइएगा कि सीका की अहमियत कितनी है, मसाइल से निपटने के लिए, चैलेंजेस के हल के लिए किस कदर मुआवन साबित हो सकता है ये प्लेटफॉर्म? देखिए, सीका जो है दिस इज़ एट द मोमेंट दिस इज़ ए कॉन्फ्रेंस, और जिसका मकसद इंटरेक्शन बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को प्रमोट करना है अमंग दी मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इसमें 4-5 बड़े डोमेन्स हैं जिसके अंदर डिस्कशंस होती हैं और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग माइयर्स को प्रमोट करने की बात होती है। उसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन है, एक एनवायरमेंटल डायमेंशन है, एक ह्यूमन डायमेंशन है, और फिर जो नए चैलेंजेस हैं, जो खतरात हैं जो खत्ते में और बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनके ऊपर बात होती है। और फिर साथ ही साथ मिलिट्री और पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। तो ये इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप और एजेंडा है जिसको सामने रख कर तमाम ममालिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह अपने जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो शेयर्ड गोल्स हैं, उनको हम किस तरह फ़रोग़ दे सकते हैं। इसमें हमारे लिए एक पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से एक अहम चीज़ ये है कि जो हमारा फोकस है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे, और जो हम फ़रोग़ देना चाहते हैं पाकिस्तान की जोग्राफियाई सिचुएशन को फ़ायदा उठाते हुए, कनेक्टिविटी को, इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को, और एनर्जी और पावर के सेक्टर्स में, और पीपल टू पीपल लिंकेजेस को बढ़ाने के लिए, उसमें इस किस्म के जो फोरम है, उन पर जो बातचीत होती है और उनसे जो नताइज सामने आते हैं, वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये देखेंगे कि जो उनका खिताब है, जो कल जब समिट की प्लेनरी सेशंस होंगे, तो उसमें एक वाइड रेंजिंग पर्सपेक्टिव है जो पाकिस्तान का वो पेश करेंगे। पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से जो चैलेंजेस का सामना है, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर जो हमारे खत्ते में जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, जम्मू कश्मीर का मसला है, उसको भी सामने रखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में।
اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے جس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جس سے میں بتا رہا تھا کہ کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن ان دا فیلڈز آف انویسٹمنٹ، ٹریڈ اینڈ انرجی، اوور آل انہینسنگ اکنامک کوآپریشن ان ایشیا، اس کے بارے میں وہ بات کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ہم جانتے ہوں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایشیا ایک ایسا خطہ ہے جو کہ اٹ از ون آف دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ان ٹرمز آف ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ کنیکٹیوٹی. سو ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ایشیا کا جو پوٹینشیل ہے اس کو فلی ریئلائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ، انٹرا کانٹیننٹ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اوپر مزید کام کیا جائے. جی اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کن رکن ممالک کے سربراہان سے وزیر اعظم کی ملاقاتیں متوقع ہیں، اور جن اہم امور کی آپ نے بات کی ہے، خاص طور پر یہاں پر اگر ہم معیشت، تجارت اور توانائی کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو کیا سکوپ ہے، جو چیلنجز قومی سطح پر پاکستان کو درپیش ہیں اور جو عالمی سطح پر مختلف ممالک کو ان مسائل کا سامنا ہے، وہ میوچولی کس طرح سے نیگوشیشن کے ساتھ حل کر سکتے ہیں؟ کیا کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس پلیٹ فارم پر مختلف اراکین ممالک کے درمیان؟ جی، اس میں ڈائیورس ممبرشپ ہے جو ایشیا سے، جو 27 ممالک ہیں. یہ جو کانفرنس ہے یہ 1992 میں اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ اب 30 اس کی سمٹ ہے. سائیڈ لائنز کے اوپر اہم ملاقات ہوں گی پرائم منسٹر صاحب کی آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور قازقستان میزبان ہے، قازقستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی کل، اور ساتھ ہی ساتھ ازبکستان کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی. تو اس کے علاوہ باقی جو وہاں پہ صدران آئے ہوں گے ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگی. ہمارا فوکس جس طرح میں نے بتایا ان سائیڈ لائن میٹنگز میں it will be on promoting greater economic cooperation bilaterally with these countries, especially اس میں جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کنیکٹیوٹی سے جن کا تعلق ہے، جو تجارت کے فروغ کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، اور انرجی اور پاور سیکٹر میں خاص طور پر ان کے فروغ کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان ملاقاتوں میں ان کے اوپر فوکس ڈسکشن ہوگی. بہت شکریہ عاصم افتخار احمد صاحب، ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے قازقستان کے دورے کے حوالے سے آگاہ کریں، جس میں وہ سیکا کانفرنس میں پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کریں گے. مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے. ناظرین، ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عثما بخاری عمران خان پنجاب حکومت کہتی ہیں کہ عمران خان پنجاب حکومت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. عمران خان خود ضمانت کروا رہے ہیں، دوسری جانب جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر رہے ہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عثما بخاری نے کہا کہ عمران خان لوگوں سے حلف لے رہے ہیں. کیا ان کو اپنی پاپولیرٹی پر شک ہے؟ وہ ریاست کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک اور فورس تیار کر رہے ہیں. وہ کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں جلسوں کے اندر اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. قائد انقلاب مہربانی کرے نا، جیل بھرو تحریک آغاز خود سے کریں. یہ کون سی تحریک ہے کہ قائد انقلاب ضمانت کرائیں گے، باقی ساری دنیا جیل میں جائے گی؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے ABCD جو بھی ہیں وہ جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں. قاسم اور سلمان جو ہیں وہ اتنا بڑا جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا مشن ہے اپنے والد صاحب کا، وہ پورا کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں قاسم اور سلمان جو ہے وہ آ کر جیل بھرتے؟ کیوں قاسم اور سلمان جو ہے اس حقیقی آزادی کی جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ آ کر اس کے اندر پیش نہیں ہوتے؟ قومی اسمبلی کے 9 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن شیڈیول کے مطابق 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے. یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا ہے. NA-45 کرم میں ضمنی انتخاب کی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. الیکشن کمیشن نے سندھ میں دوسرے مرحلے میں کراچی ڈویژن میں مقامی حکومتوں کے انتخابات بھی شیڈیول کے مطابق 23 اکتوبر کو منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے امن اور امان اور اس سمے تمام متعلقہ امور پر شرکاء کو بریفنگ دی.
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, सूबाई असम्बली में की जाने वाली कानून साजी, सूबे के तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। अमरीका ने कहा है कि पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत बातचीत के लिए बुनियादी फरीक है। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जुमान ने कहा कि मुतादिद मामलात पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है, जिसमें सिक्योरिटी और मईशत भी शामिल है। नेड प्राइस का कहना था कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दी गई रकम की मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार मौजूद है। अमरीका और यूएसएड के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों का दौरा करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। सिंध और बलोचिस्तान के 10 अजला का दौरा किया गया है। यूएसएड की टीम ने गुज़श्ता माह ये दौरे किए ताकि ज़रूरियात और इमदाद का जायज़ा लिया जा सके। यूएसएड मकामी पार्टनर्स के साथ भी काम करती है। कायम मकाम गवर्नर मीरजान मोहम्मद जमाली ने सैलाब से मुतासरा जाफराबाद का दौरा किया, जहां उन्हें महकमा इरिगेशन की जानिब से तफसीली ब्रीफ किया गया। इस मौके पर कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाले नहरी निज़ाम के नुकसानात का इजाला करने और केनाल सिस्टम की बहाली पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने महकमा इरिगेशन के जिम्मेदार ऑफिसर्स की हिदायत की कि काम में मजीद तेज़ी लाई जाए। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए आर्मी और एफसी बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया के हमरा भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शदीद मुतासरा अजला झलमगसी और सोबतपुर में 3 रिलीफ कैंप्स फाल हैं, जहां 12,530 सैलाब ज़दगान को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबे के दीगर दूर दराज और दुश्वार गुजार मुतासरा इलाकों में राशन के पैकेट्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। लोगों को मुतादी अमराज से बचाव के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का भी सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत, पाक फौज, सिविल इंतजामिया और दीगर फलाही इदारे अपने तमाम वसाइल को बुरकार लाते हुए सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद कर रहे हैं। और पाक फजाइया के एहलकारों के शाना बशाना फजाइया के स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुशियां बांटने के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा डाला। तलबा ने आजमाइश की इस घड़ी में अपनी बहनों और भाइयों के लिए चॉकलेट, मिठाइयाँ और स्टेशनरी का सामान खरीदा। इस मकसद के लिए तलबा ने इनफरादी तौर पर अतियात इकट्ठे किए। मुतासरा इलाकों के बच्चों में अशियाए खुरनोश के पैकेट्स तकसीम किए गए। मानसून बारिशों और सैलाब की वजह से उमरकोट में काश्त की गई सुर्ख मिर्च की 80% से ज्यादा फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे इसकी पैदावार में नुमायां कमी हुई है। तफसील आपको बताएंगे अमीन डिप्लॉय। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी में, जो कि उमरकोट की तहसील कुंडरी में वाक़ है। हालिया मानसून की बारिश और सैलाब के बायस मिर्ची की पैदावार में वाज़े तौर पर कमी दिखने में आई है। तकरीबन 80% मिर्ची की पैदावार कम हुई है। बारिश के बायस मिर्ची की जो क्वालिटी है वो इंतहाई नाकस है, लो क्वालिटी है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी नहीं की जा सकी। 20% जो फसल है वो आ रही है। अभी एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है और यहाँ पर वो क्वालिटी भी नहीं आ रही जिस क्वालिटी की हमें चाहिए। ज़रूरत जो जाती है बाहर एक्सपोर्ट होती है वो क्वालिटी नहीं आ रही और 80% नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। बाहर के जो व्यापारी है वो भी ये माल इंपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से हमारे पाकिस्तान के मुल्क को भी बहुत नुकसान हो रहा है, हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ के ज़मींदार और काश्तकारों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ के जो तबका है वो भी बहुत परेशान है इस अरावल की वजह से। 1500 से 2000 बोरी रोज़ आ रही है, लेकिन इससे वो काम नहीं हो रहा है। जो पिछले साल 5 से 7000 बोरी आती थी और रेट भी भरा था, लेकिन इस बार रेट भी 26,000 है, 27,000 है, लेकिन अब व्यापारियों के ज़मींदार वो पैसे नहीं बन रहे हैं जो बनने चाहिए। काफी मजदूरों को नुकसान हुआ है, जो उसको दिहाड़ी नहीं मिलता है। बोरियां आते हैं 1500 में 500 मजदूर क्या करेंगे? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मजदूरों के बारे में। हारी नारी रोड पे बैठे हुए, उन्हों को रिलीफ मिल रहा है, मजदूर को नहीं मिलता है। हारी नारी रोडों पे उन्हों के जमींदार उन्हों को ले आके राशन है, गवर्नमेंट को पता है उन्हों को रिलीफ दे देगा, मजदूर को रिलीफ नहीं मिलता है। सैलाब के बायस 80% मिर्ची की पैदावार में कमी वाक़ हुई है। जो 20% मिर्ची पैदावार हुई है जो मार्केट में आई है उसकी क्वालिटी इंतहाई कम है, जो कि एक्सपोर्ट होने के काबिल नहीं है। अचानक आने वाली कुदरती आफात से बचने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से मकामी नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। तरबियत याफ्ता नौजवान रेस्क्यू टीमें पहुंचने से पहले इब्तदाई तिब्बी इमदाद और दीगर कीमती जानें बचा सकेंगे। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग से। दुनिया में आने वाली कुदरती आफात न सिर्फ जानी नुकसान देती हैं बल्कि माली नुकसान भी देती हैं।
اور سندھ کے اندر اکثر سمندری طوفان، برسات اور سیلاب ہزاروں جانیں بھی لیتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے حکومت سندھ نے ایک پروگرام شروع کیا ہے محکمہ آرکیالوجی کے ساتھ کہ کیوں نہ جب تک کہ باہر کی ٹیمیں مدد کے لیے پہنچیں اور دوسری ریسکیو ٹیمیں کراچی حیدرآباد سے بلا جائیں، یہاں کے نوجوانوں کو تیار کیا جائے. 25 لوگوں کی ایک ٹیم جو ہے وہ اس کو کمیونٹی سے سلیکٹ کیا ہے بندوں کو. ان میں سے کچھ سوشل ورکرز ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ ایڈوکیٹس ہیں، کچھ اسکول ٹیچرز ہیں. اور یہ ایک ٹیم ہم بنا رہے ہیں اور وہ مکھلی کے لیے اس لیے ہے تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ڈیزاسٹر ہو، فلڈ ہو، بومبنگ ہو یا اسی طرح سے کوئی اور سچویشن ہو ایمرجنسی میں. سو اس سے پہلے کہ ہم دوسرے اداروں کو کال کریں اور جب تک وہ پہنچ رہے ہوں، یہ فرسٹ ایڈر کے ٹیم جو ہے جو لوکل کمیونٹی ممبرز ہیں وہ پہلے پہنچ جائیں مکھلی کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے. اس مقصد کے تحت محکمہ آرکیالوجی نے یہاں کے مقامی نوجوانوں کو جمع کر کے 3 روزہ تربیتی پروگرام دیا ہے جس میں نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے. تو پہلے ہم نے اپنا میپ سیکھا کہ مکھلی کا میپ کیسا ہے، مکھلی کیسا ہے، مکھلی ہڈن چیزیں کون سی ہے وہ سیکھا. اس کے بعد ہم نے فرسٹ ایڈ سیکھا ہے. خدا نخواستہ کوئی یہاں پہ بم بلاسٹنگ ہوتی ہے یا کوئی فائر ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم کوئی زخمی بندہ ہے اس کو کیسے ہم فرسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یا اور کوئی اس کے ساتھ مسائل ہیں یا کوئی کس کی CPR جو ہوتی ہے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ سیکھا ہے. اس کے بعد اگر جو ہے ہم لوگوں کو سیو کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ہیریٹیج سائٹس جو ہیں اس کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں. جو ہماری بلڈنگس ہے تو اس کو ہم نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں. کوئی دیوار گر رہی ہے تو اس کو ہم بمبو لگا کے سیو کر سکتے ہیں یا اور کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو جب تک کوئی گورنمنٹ کی ٹیم آئے یا جب تک کوئی بندہ آئے تو ہم جو یہاں کے لوکلی پرسن ہے وہ ہم اپنی ہیریٹیج کو، اپنے بندوں کو جو ہے نا سیو کرنا سیکھیں کہ سمندری طوفان، سیلاب یا برسات سے لوگوں کو کس طرح نکالا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی روڈ حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی آگ لگ جاتی ہے تو لوگوں کو فوری طور پر کیسے ان کی مدد کی جائے، ان کو اگر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کو کیسے ہوش میں لایا جائے، ان کو کس طرح اسپتالوں تک پہنچایا جائے. ہم نے یہاں پر ان کو ایمرجنسی رسپانس پلان سے ریلیٹڈ بتایا کہ کسی بھی فائر ایمرجنسی، ٹیرر ایمرجنسی، وائلنس، بوم تھریٹ الرٹ، اس طرح کی چیزوں کے اندر کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اللہ نہ کرے کوئی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے کسی قسم کی تو اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے ریسکیو کرنا ہے. فائر ایمرجنسی کے اندر آپ نے کس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ ہونے سے بچانا ہے. تو یہ ایک حکومت سندھ کا بڑا اچھا اقدام ہے جس کے لیے وہ مقامی نوجوان اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسی قدرتی آفات آتی ہے تو یہ نوجوان سب سے پہلے وہاں پہنچیں گے. جی مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے وزیر داخلہ ریٹائرڈ کرنل ہاشم ڈوگر نے استعفیٰ دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیے گئے استعفے میں ہاشم ڈوگر نے کہا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ میں سرکاری وسائل کے استعمال کے حوالے سے ان کا پارٹی موقف سے اختلاف تھا. آزادی کشمیر کے حق میں گونجنے والی ایک اور توانا آواز کو خاموش کر دیا گیا. بھارتی حراست میں طویل عرصے تک قید و بند کی شکار کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما الطاف احمد شاہ جام شہادت نوش کر گئے. تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں نعیم الاسد. سینئر حریت رہنما الطاف احمد شاہ کے حراستی قتل نے بھارت کا مکرو چہرہ مزید بے نقاب کر دیا. الطاف احمد شاہ بھارتی فوج کی تشدد کی وجہ سے گردوں کے سرطان سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے. بھارتی قوم کی جانب سے جیل میں انہیں علاج معالجے کی کوئی سہولیت حاصل نہیں تھی. اس کے باوجود شہید الطاف احمد شاہ نے گزشتہ 5 سال سے مسلسل قید و بند کی صحبتیں اور ظلم و تشدد کو ہمت کے ساتھ برداشت کیا. الطاف احمد شاہ بابا حریت سید علی گیلانی کے داماد تھے اور ان کا شمار تحریک آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں تھا. الطاف احمد شاہ پہلے کشمیری سیاسی قیدی نہیں ہے جن کی بھارتی حراست میں موت واقع ہوئی. اس سے پہلے بابا حریت سید علی گیلانی، سینئر حریت رہنما محمد اشرف سارائی اور غلام محمد بٹ سمیت درجنوں آزادی پسند رہنما اور کارکن بھارتی بربریت کا نشانہ بن چکے ہیں. الطاف احمد شاہ کی بیٹی روا شاہ نے 30 ستمبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے والد کو مناسب علاج کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کیا جائے. تاہم مودی حکومت نے ان کی درخواست ٹھکرا دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں الطاف شاہ کے بھارتی قید میں انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مودی کے بھارت میں حراستی قتل آئے روز کا معمول ہے. وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے سید الطاف شاہ کی شہادت پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارت ظلم و جبر سے تحریک آزادی کشمیر کو دبا نہیں سکتا. سید الطاف احمد شاہ اور دیگر کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی. پیس اینڈ جسٹس پارٹی کی چیئر پرسن اور معروف حریت رہنما محمد یاسین ملک کے اہلیہ مشال ملک نے مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الطاف احمد شاہ کے دوران حراست قتل کی وجہ بھارتی حکومت کا ظالمانہ رویہ ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سول سوسائٹی سمیت کنٹرول لائن کے آر پار کشمیریوں نے الطاف احمد شاہ کے حراستی قتل کی شدید مذمت کی ہے. حریت کانفرنس کے
चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अल्ताफ अहमद शाह की रास्ती शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हम फांसी पर चढ़ना और जेलों में सड़ना कबूल करेंगे, लेकिन जालिम और जाबिर के सामने किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। वाइस हुर्रियत चेयरमैन गुलाम मोहम्मद गुलजार और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि वो इस गैर इंसानी और सफाकाना हिरासती कत्ल के खिलाफ एहतजाज करें। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मुजरमाना खामोशी तरक करके कश्मीरी नजरबंदों की हालात जार का नोटिस ले। नईमुल असद, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत ख़ारजा में तलब करके हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह के दौरान हिरासत इंतकाल पर हुकूमत की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वो गुज़श्ता 5 साल से बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में कैद थे। भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो अल्ताफ़ अहमद शाह की हिरासत में होने वाली मौत की फौरी तहकीकात कराए और जिम्मेदारों का मुहासबा करे। पाकिस्तान ने मजीद मुतालबा किया है कि अल्ताफ़ अहमद शाह की मैयत को फौरी तौर पर उनके अहल खाना को वापस किया जाए ताकि मरहूम को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सुपुर्द खाक किया जा सके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक इस बात पर अफसोस का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से अल्ताफ़ अहमद शाह की तेज़ी से बिगड़ती हुई सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और साथ ही साथ ये कि उनकी साहिबजादी के ख़त में भारतीय वज़ीर आज़म को उनकी सेहत की खराबी से आगाह करने के बावजूद भी भारतीय हुकूमत ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। IMF ने 2023 में आलमी कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बुरे दिन अभी आना बाकी हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप की मईशतें अंजुमात का शिकार रहने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप के लिए मौसम सरमा बदतरीन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक और ईंधन की कीमतें ज्यादा रहेंगी जबकि महंगाई बढ़ेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि सऊदी अरब को रूस के साथ मिलकर तेल की पैदावार में कटौती के ऐलान के नताइज भुगतना होंगे। CNN को मंगल को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में सदर बाइडेन ने कहा कि वक्त आ गया है अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाए। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कैरबी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सदर बाइडेन वाज़ेह तौर पर समझते हैं कि इस तरह के ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक ने गुज़श्ता हफ्ते तेल की पैदावार में योमिया 20 लाख बैरल कमी का ऐलान किया था, जिस पर अमरीका ने शदीद तनकीद की थी। अमरीकी सालिसी में इजराइल और लिबनान के दरमियान समुद्री सरहद के हवाले से एक तारीखी मुआहिदा तय पा गया है, जिसके बाद बुहेरा रूम से गैस की पैदावार में इजाफे की तवक्को की जा रही है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि वो दस्तखत होने के बाद ही इसे समझौता तस्लीम करेंगे। लबनान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लिमानी स्पीकर इलियास बोसाब ने कहा कि इस मुआहिदे का हतमी मुसवदा लबनान की तमाम तर ज़रूरियात का अहाता करता है, जबकि इन्हें यकीन है कि दूसरे फरीक के एहसासात भी यही होंगे। अब इस समझौते पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दस्तखत करना है। यूक्रेन मसले के हल के लिए नई सफारती कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहियान ने क्रेमलिन में सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। UAE की वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद यूक्रेनी बहरान के मौसर सियासी हल तक पहुँचने में मुआवनत फराहम करना है। उधर फ्रांस में 2 हफ्ते से जारी ईंधन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। यूक्रेन जंग की वजह से पेट्रोल की बुलंद कीमतों के बाद फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी दी गई है, लेकिन तलब में इजाफे और नाकाफी रसद की वजह से गैस स्टेशन पर बहुत रश है। ईरान में सिक्योरिटी एहलकारों के तशद्दुद से हलाक होने वाली लड़की की वालिदा ने खुदकुशी कर ली है। 16 साला यूट्यूबर सारीना इस्माइल ज़ादा को पिछले माह कराच में एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिससे वो दम तोड़ गई थीं। घर वाले कई रोज तक सारीना को ढूंढते रहे और 10वें रोज हुकाम ने लाश उनके हवाले कर दी। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सारीना की शदीद तशद्दुद ज़दा लाश देखने के बाद उसकी वालिदा ने खुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा,
ताहम बालाई पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, मिट्टी और ठट्ठा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ेंगे और यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वफाक वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने दुबई में गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 53 से ज़ायद पाकिस्तानी IT कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सैयद अमीनुल हक की आलमी टेक्नोलॉजी कंपनियों की वफूद और कामयाब तरीन स्टार्टअप से मुलाकातें हुई। उन्होंने इग्नाइट और हुआवे के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी में गुज़श्ता 4 बरसों में 30 गुना इजाफा हुआ। साल 2017 में स्टार्टअप्स में सरमायाकारी $10 मिलियन जबकि 2021 में $373 मिलियन रही। आगे बढ़ेंगे और कुछ मज़ीद खबरों में यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक के हवाले से आपको हमने खबर दी और अभी आपको बताएंगे थाईलैंड के बुद्धमत तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़्यादा राहबों पर मुश्तमिल वफ़द ने हरीपुर में आलमी सकाफती वर्से जूलिया यूनिवर्सिटी का दौरा करके मजहबी रसूमात अदा की और बुद्धा के मुजस्मे देखे। इस मौके पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। वफ़द में चीफ राहिब आर्या समेत मुख्तलिफ राहिब और उनके शागिर्द शामिल थे। जूलिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है जो गंधारा तहजीब समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस मानी जाती है। सूबाई मोहतसिब आला सैयद जमालुद्दीन शाह ने कहा है कि सूबाई मोहतसिब दफ्तर का क़याम अच्छी गवर्नेंस की जानिब एक कदम है। एबटाबाद में सूबाई मोहतसिब दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन सरकारी खजाने से मुआवजा हासिल करते हैं, लिहाजा ये आवाम हुकूमत और अल्लाह को जवाबदेह हैं। इस मौके पर शुरका ने अपने मसाइल भी जिम्मेदारान के गोशगुजार किए, जिन्हें सादा कागज़ पर दरख्वास्त के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराने की हिदायत और हल की यकीन दहानी कराई गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स छीका गली मरी में नए ब्लॉक के तौसीही मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मंसूबों के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को सस्ता और तेज़ रफ्तार इंसाफ मिले। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। मुल्क भर में कोरोना के 10,693 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 49 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। कोरोना के नए मरीजों की शरह 8.46% रिकॉर्ड की गई। मोहलिक वायरस से अब भी 29 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और अभी आपको बताएं कि दुबई में उड़ने वाली गाड़ी का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। दुबई के साहिल पर 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार को मरीना में वाक़ स्काई डाइव में अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग कराई गई। कार की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा है, जिसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया। फ्लाइंग कार ने 3 मंजिला ऊंचाई के मुसावी उड़ान भरी। फ्लाइंग कार चीनी इंजीनियर्स की काविश है जो मसनूई ज़हानत कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसके अलावा कार खुद मुख्तार उड़ान भर सकती है। फ्लाइंग कार बनाने वाली चीनी कंपनी का कहना है कि फ्लाइंग कार को पहले मरहले में बाज़ रेगुलेटेड इलाकों में टेस्ट किया जाएगा ताकि ऑपरेशनल अखराजात और ख़तरात को कम किया जा सके। चीनी कंपनी को उम्मीद है कि 2 से 3 सालों में फ्लाइंग कार दुबई में उड़ती नजर आएंगी।